हर हर महादेव। मित्रों मित्रों एक बात हमेशा याद रखना, कर्म फल अटल है। इस संसार में कर्म से कोई नहीं बच सकता। जो बोया जाता है वही लौट कर आता है, बस समय लग सकता है। मित्रों, क्या आपको पता है वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें घर से निकाल देना चाहिए? उनके निकलने से मनुष्य पीढ़ियों तक अमीर बनकर रहता है। कभी गरीबी नहीं आती, ना कभी मुसीबत में पड़ता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कर्मों का हिसाब है। और आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह तीनों चीजें हर घर में होती हैं, बस पहचानने वाला चाहिए। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य के घर में वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें घर से निकाल देना चाहिए, और मनुष्य किन गलतियों की वजह से तथा किन कर्मों के कारण गरीब रहता है? पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक छोटे से गांव में एक गरीब बहेलिया रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। घर में ना ज्यादा बर्तन थे, ना ज्यादा कपड़े और ना ही खाने की कोई ठीक व्यवस्था। बहेलिये का काम था रोज जंगल में जाकर पक्षी पकड़ना और उन्हें बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाना। हर सुबह वह सोटा और जाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ता था। जब कभी 3-4 पक्षी मिल जाते तो 2 वक्त की रोटी किसी तरह आ जाती थी। लेकिन कई दिनों में ऐसा भी होता था कि एक भी पक्षी नहीं मिलता और दोनों पति पत्नी भूखे पेट सो जाते थे। एक दिन शाम के समय जब वे दोनों मिट्टी की दीवार के सहारे बैठकर बातें कर रहे थे, तब बहेलिये की पत्नी दुखी होकर बोली, जानते हो हम इतने गरीब क्यों हैं? इसलिए कि जितने पक्षी तुम पकड़ते हो सब बेच देते हो। कभी हमने अपने खाने के लिए कोई पक्षी रखा ही नहीं। कहते हैं कि अगर पकड़ा हुआ पक्षी घर में पकाकर खाया जाए तो किस्मत खुल जाती है, शायद हमारी तकदीर भी बदल जाए। यह सुनकर बहेलिया चुप रह गया। उसे लगा कि शायद पत्नी सही कह रही है। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, कल से हम थोड़ा घर के लिए भी रखा करेंगे। अगले दिन वे दोनों सुबह सुबह जंगल निकल पड़े। योजना यह थी कि जो भी पक्षी जाल में आएगा उसे बेचने की बजाय घर लाकर पकाया जाएगा। वे घंटों चलते रहे। सूरज आसमान पर चढ़ता रहा और फिर धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन एक भी पक्षी जाल में नहीं फंसा। वे दोनों बहुत थक चुके थे। बहेलिये की पत्नी ने पानी की एक छोटी सी बोतल साथ में रखी थी। दोनों ने थोड़ा पानी पिया और मायूस होकर घर वापस लौटने लगे। जैसे ही वे जंगल की आखिरी पगडंडी पर पहुंचे, तभी अचानक जाल हिला। बहेलिया चौंक गया। उसने दौड़कर जाल उठाया। जाल में एक छोटा सा लेकिन बेहद सुंदर तोता फंसा हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था, जैसे पन्ने का चमकता हुआ पत्थर हो। बहेलिये की पत्नी खुश होकर कहने लगी, अरे वाह, आज तो भगवान ने हमारी सुन ही ली। लेकिन यह तोता तो बहुत छोटा है, इसे पकाने से तो हम दोनों का पेट भी नहीं भरेगा। वह तोते को हाथ में लेकर उसे धीरे धीरे सहलाने लगी। तभी अचानक तोता कांपती हुई आवाज में बोला, मां, मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। इतना सुनते ही बहेलिया और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने पहली बार किसी पक्षी को बोलते हुए सुना था। बहेलिये की पत्नी ने डरते हुए पूछा, तू बोलता है? तोते ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं बोलता हूं, और अगर तुम मुझे मारोगे नहीं तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूं। बहेलिया अब थोड़ा सहज हुआ। उसने पूछा, हमारी किस्मत कैसे? तोते ने कहा, मुझे राजा को बेच दो, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। राजा मुझे जरूर खरीद लेंगे, मगर ध्यान रखना, जब राजा कीमत पूछे तो कहना कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। मित्रों, बहेलिया और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि शायद यह कोई दिव्य पक्षी है। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। दोनों ने तोते की बात मान ली। उन्होंने तोते को प्यार से जाल से बाहर निकाला और घर ले आए। रात भर वे यही सोचते रहे कि कल क्या होगा।
अगर राजा ने तोते को खरीद लिया तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, और अगर राजा ने भरोसा नहीं किया तो क्या होगा? लेकिन तोते की आवाज में कुछ ऐसा विश्वास था कि दोनों को लगा कुछ अच्छा होने वाला है। अगली सुबह बहेलिया नहाया धोया, साफ कपड़े पहने और तोते को टोकरी में रखकर चल पड़ा। पत्नी ने जाते समय कहा, भगवान करे आज राजा मान जाए, आज हमारी किस्मत बदल जाए। बहेलिया सिर हिलाता हुआ महल की ओर चल पड़ता है। उसकी चाल धीमी थी, पर मन में उम्मीद की चमक भरी हुई थी। उसे लगता था कि शायद आज उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। मित्रों, उसी दिन सुबह सुबह बहेलिया अपने हाथ में एक छोटी सी टोकरी लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंचता है। द्वारपाल ने उसे रोक लिया और गुस्से में बोला, क्या चाहिए? बहेलिया बोला, महाराज के लिए एक खास तोता लाया हूं, बोलता भी है और बहुत अनोखा है। अगर राजा साहब देखेंगे तो जरूर पसंद करेंगे। द्वारपाल पहले तो हंस पड़ा, लेकिन जब बहेलिया ने कहा कि तोता खुद अपनी कीमत बताता है तो उसकी भौहें तन गईं। वह सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन अगर मजाक किया तो सीधे कोठरी में डाल दूंगा। बहेलिया डर गया, लेकिन तभी टोकरी के अंदर से तोते ने कहा, डरो मत, सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद वे दोनों राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने हरे रंग की चमकदार टोकरी देखी और एकदम उत्सुक हो उठे। राजा ने पूछा, क्या लाए हो बहेलिये? बहेलिये ने कांपते हाथों से टोकरी खोली। अंदर बैठा सुंदर हरा तोता अपने चमकते पंखों के साथ बाहर झांकने लगा। राजा की आंखें चमक उठी। राजा बोले, वाह, बहुत सुंदर तोता है, इसकी क्या कीमत लोगे? बहेली ने तोते की कही बात याद की और थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, महाराज, इसकी कीमत तो यह तोता खुद बताएगा। यह सुनकर राजा पहले तो हंसा और बोला, अच्छा देखते हैं, तोता खुद कीमत बताएगा। राजा तोते की ओर झुककर बोले, बताओ तोता जी, तुम्हारी कीमत क्या है? तब तोता शांत और आत्मविश्वास से बोला, महाराज, मेरी कीमत 10 है, ना ज्यादा ना कम। गरीब बहेलिये को 10 दीजिए और मुझे खरीद लीजिए। मित्रों, यह सुनकर सारे दरबारी हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे, एक स्वर्ण मुद्रा में इतना सुंदर तोता? दूसरा बोला, यह तो पागलपन है। लेकिन राजा नहीं हंसे। वे चुपचाप तोते को निहारते रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। राजा मन ही मन बोले, यह तोता बोलता भी है और अपनी कीमत खुद बताता है, इसमें कुछ तो खास है। राजा ने खजांची को बुलाया और आदेश दिया कि बहेलिये को एक नहीं 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। यह सुनकर बहेलिया चौंक गया। उसके सिर से पसीना बहने लगा, हाथ कांपने लगे और वह बोला, महाराज, यह तो बहुत है। राजा मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, यह तोता मुझे पसंद आ गया है और यह तुम्हारा तोता भी साधारण नहीं है। बहेलिये ने धन्यवाद किया और 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर खुशी खुशी घर चल दिया। उसकी जिंदगी उसी दिन से बदल गई। अब तोते और राजा की दोस्ती शुरू हो गई। राजा उसे सोने के पिंजरे में रखते थे, लेकिन पिंजरा हमेशा खुला रहता था। तोता कभी उड़कर खंभे पर बैठ जाता तो कभी राजा की बाह पर आ बैठता। राजा उससे लगातार बातें करते रहते। राजा पूछते, तोता जी, क्या यह सच है कि दुनिया में 33 करोड़ देवता हैं? तोता तुरंत नाम गिनाने लगता और कहता, हाँ महाराज, और मैं आपको सबके नाम एक एक करके भी सुना सकता हूं। यह सुनकर राजा आश्चर्य से भर जाते और कहते, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, ऐसे उत्तर तो कोई मनुष्य भी नहीं दे पाता। धीरे धीरे राजा का सारा समय उसी तोते के साथ बीतने लगा। वह सुबह उठते ही तोते के पास जाते, दोपहर में भी उसी के साथ रहते और रात में उससे बातें करते करते सो जाते। महल की रानियां पहले तो इसे मजाक समझती रहीं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और राजा ने उनका ध्यान देना कम कर दिया, उनके मन में जलन बढ़ने लगी। एक रानी बोली, यह कोई साधारण तोता नहीं है, राजा का दिल इसी ने चुरा लिया है। दूसरी रानी बोली, राजा अब हमें देखना भी नहीं चाहते, इस तोते को यहां नहीं रहना चाहिए। तभी तीसरी रानी ने गुस्से में मुट्ठी भीते हुए कहा, हैं, इस तोते को खत्म कर देना चाहिए, तभी राजा पर हमारा असर वापस आएगा। मित्रों, इस तरह सभी रानियां एक साथ बैठकर योजना बनाने लगी। वे जानती थीं कि राजा इसे एक पल भी अपने से दूर नहीं रखते, लेकिन जैसे ही राजा शिकार पर जाएगा, उन्हें मौका मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद राजा को 2 दिन के लिए राज्य से बाहर शिकार पर जाना पड़ा। रानियों को लगा यही सही समय है। जैसे ही राजा बाहर गए, रानियां तोते के कमरे में पहुंची। वे कुछ कहती, उससे पहले ही तोता मधुर स्वर में देवी देवताओं के नाम गिनाने लगा। उसकी मीठी शांति देने वाली आवाज सुनकर रानियों का दिल कुछ पल के लिए नरम पड़ गया। तब चौथी रानी बोली, यह तो भगवान के नाम ले रहा है, अरे हम इसे कैसे मारे?
वे थोड़ी देर सुनती रही और फिर चुपचाप लौट गई। लेकिन कुछ घंटों बाद उनकी जलन फिर जाग उठी। उन्होंने कहा, यह तोता बहुत चालाक है, इसे मारना ही होगा। जब तक यह मरेगा नहीं, राजा का झुकाव हमारी ओर नहीं होगा। जैसे ही शाम हुई, महल के भीतर फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहली रानी गुस्से में बोली, हम इसकी बातों में क्यों आ गई? इसी तोते की वजह से राजा हमें भूल गए हैं। दूसरी रानी बोली, अगर राजा ऐसे ही इसके साथ रहे तो एक दिन हम सब बेकार हो जाएंगे। तब तीसरी रानी ने दांत भींचते हुए कहा, आज इसे खत्म करना ही होगा, बहुत हो गया। मित्रों, सबकी आंखों में जलन और गुस्सा भरा था। छहों रानियां एक साथ तोते के कमरे की ओर बढ़ी। उनके कदम चुप थे, लेकिन दिलों में आग लगी हुई थी। कमरे में पहुंचते ही तोते ने देखा कि रानियां गुस्से में खड़ी हैं। वह समझ गया कि आज मामला गंभीर है, लेकिन वह शांत रहा, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह दिन जरूर आने वाला है। चौथी रानी ने रूखी आवाज में कहा, तोता, सुना है तू बहुत बुद्धिमान है और तेरी बात कभी गलत नहीं होती। अच्छा बता, हम 6 में से सबसे सुंदर कौन है और सबसे ज्यादा खराब कौन है? मित्रों, यह सवाल तोते के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि सच बोलता तो मौत थी और झूठ बोलता तो भी मौत थी। लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी छोटी सी आंखों में हल्की मुस्कान लाई और बोला, महारानियों, मैं पिंजरे में बंद हूं। यहां से आप सबको ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूं। अगर सही सही जवाब चाहिए तो पहले मुझे बाहर निकालिए, मेरा पिंजरा खोलिए। मित्रों, रानियां एक दूसरे को देखने लगी। तभी पांचवी रानी बोली, सही कह रहा है यह तोता, बाहर रहेगा तभी हमें ठीक से देख पाएगा। लेकिन छठी रानी ने डरते हुए कहा, अगर हमने पिंजरा खोला और यह उड़ गया तो राजा साहब के गुस्से से हमें कौन बचाएगा? तोते ने तुरंत मौका पकड़कर कहा, मैं भागूंगा नहीं, आप पहले दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीजिए, फिर मुझे बाहर निकालिए। मित्रों, रानियों को लगा कि यह ठीक कह रहा है। उन्होंने तुरंत कमरे की खिड़कियां और दरवाजा बंद कर दिया और पिंजरा खोल दिया। तोता धीरे से बाहर आया और कमरे के बीच बैठ गया। वह चारों ओर नजर घुमाने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। दरअसल वह कमरे के हर कोने को ध्यान से देख रहा था कि कहां से निकलने का रास्ता मिल सकता है। तभी रानियां फिर बोली, अब बताओ, हम 6 में से सबसे सुंदर कौन है? तोते ने बड़ी मासूमियत से कहा, महारानियों, आप सब सुंदर तो हैं, लेकिन आपकी सुंदरता उस राजकुमारी की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है जो 7 समंदर पार और 13 नदियों के पार रहती है। मित्रों, यह सुनते ही रानियों के सिर से पांव तक आग लग गई। पहली रानी चीख पड़ी, क्या हमसे सुंदर कोई और है? और हम उसकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। दूसरी रानी गुस्से से कांपते हुए बोली, इस बदतमीज तोते को आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, छहों रानियां गुस्से में उस पर झपट पड़ी और उसे पकड़ने के लिए हाथ फैलाने लगी, पर तोता पहले से तैयार था। जैसे ही वे करीब पहुंची, तोते ने कमरे के एक कोने में नजर गड़ाई। वहां पानी निकलने की एक मोरी, यानी एक छोटा सा नाला उसका छेद था। तोते ने जोर से पंख फड़फड़ाए और सीधा उड़कर उस मोरी पर बैठ गया। सभी रानियां दौड़ी, अरे इसे पकड़ो पकड़ो। तोते ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वह छोटा था, हल्का था, मोरी में आसानी से निकल सकता था और झट से वह मोरी के अंदर घुस गया। रानियों ने चीख कर कहा, रुको, इसे पकड़ो। पर कमरे की मोरी बाहर की नाली से जुड़ी हुई थी। तोता पल भर में उस रास्ते से निकलकर महल की दीवार के बाहर पहुंच गया। वह अपनी पूरी ताकत से उड़ता गया और दूर एक बई की छोटी झोपड़ी में जाकर छिप गया। रानियां कमरे में खड़ी रह गईं, थकी हुई, पूरी तरह टूटी हुई और शर्मिंदा सी। दूसरी रानी बोली, बहन, अब तो हमारी मुसीबत बढ़ गई। राजा लौटेगा तो हम क्या जवाब देंगे? मित्रों, अब उन्हें लगने लगा कि उनकी साजिश उनके ही गले पड़ने वाली है। उधर तोता बई की झोपड़ी में चैन की सांस ले रहा था। कम से कम जान तो बच गई। तोता मन ही मन बहुत कुछ सोच रहा था। मित्रों, 2 दिन बाद उधर राजा अपने शिकार से वापस लौटता है। जैसे ही उसने महल के दरवाजे पार किए, उसका पहला सवाल यही था, मेरा तोता कहाँ है? वह मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रानियों ने एक दूसरे की तरफ घबराई नजरों से देखा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सच कह दे। पहली रानी ने डरते हुए कहा, महाराज, हमने उसे हर जगह ढूंढा, पर पता नहीं कैसे अचानक वह पिंजरे से गायब हो गया। मित्रों, राजा की आंखें फैल गईं। क्या कहा? गायब हो गया? पर कैसे? कोई जवाब नहीं था। सभी रानियां चुप खड़ी थीं। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। राजा तुरंत तोते के कमरे में जाता है। उसने पिंजरा देखा तो खाली था, दरवाजे को देखा, अंदर से बंद था। वह चिल्लाया,
मेरे तोते के साथ धोखा हुआ है। ये किसी की जरूर साजिश है। मित्रों, सारे दरबारी दौड़ते हुए आते हैं। मंत्री आता है, लेकिन राजा का गुस्सा कम नहीं होता। उसके चेहरे पर पागलपन सा तनाव था। राजा बड़बड़ाने लगा, मेरा तोता, मेरा दोस्त जो मुझसे हर बात करता था, वह कहाँ गया? उसे किसने ले लिया? वह पिंजरा पकड़कर रो रहा था। दरबारी यह देखकर सहम जाते हैं। किसी ने राजा को ऐसी हालत में कभी नहीं देखा था। राजा अपना मुकुट फेंककर जमीन पर बैठ जाता है और दुख में चीखने लगता है, हे भगवान, मेरा तोता, मेरा हीरा मन, तुम कहां चले गए? उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराकर दूर तक फैल गई। मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज कृपया धैर्य रखिए, हम उसे ढूंढेंगे। लेकिन राजा का धैर्य टूट चुका था। वह भागता हुआ महल के बगीचे में पहुंच जाता है। हर पेड़ के नीचे झांकता है और हर कोने में देखता है। हर सेवक से पूछा गया, क्या तुमने मेरा तोता देखा? क्या तुमने उसे सुना? क्या वह यहां आया था? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। राजा पागलों की तरह चारों तरफ घूमने लगा। वह रोते रोते बस एक ही बात दोहराता जा रहा था, मेरा तोता, मेरा तोता। सारे दरबार में हलचल मच गई। रानियां चुप्पी साधकर अपने पने कमरों में छिप गईं। वे डर रही थीं कि अगर सच सामने आ गया तो राजा उनका क्या हाल करेगा। कुछ घंटों बाद राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाए, जो भी मेरे तोते को ढूंढ कर लाएगा उसे 10,000 नहीं बल्कि 1,00,000 इनाम में दिया जाएगा। ढोल पीटकर पूरे राज्य में यह खबर फैला दी गई कि जो राजा का बोलने वाला हरा तोता लाएगा उसे 1,00,000 मिलेंगे। लोग झाड़ियों में खोजने निकल पड़े, जंगल के रास्तों पर देखने लगे, पेड़ों की डालियों को हिलाने लगे। हर जगह बस एक ही चर्चा थी, तोते को ढूंढो और 1,00,000 रुपए पाओ। मित्रों, इसी बीच वह बढ़ई जिसकी झोपड़ी में तोता छिपा था, वह भी यह घोषणा सुन चुका था। वह चकित हो गया। उसने सोचा, अगर यह तोता सच में राजा का है और मैं इसे ले जाऊं तो मेरी गरीबी तुरंत खत्म हो जाएगी। अगली सुबह वह अपनी झोपड़ी में गया। तोता वहां चुपचाप बैठा था, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। बढ़ई ने तोते से कहा, चलो मैं तुम्हें राजा के पास ले चलता हूं। वह तुम्हें बहुत प्यार करता है और शायद मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तोते ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मुझे राजा के पास ले चलो, अब समय आ गया है। भाई बहुत सावधानी से उसे अपने हाथ में लेकर राजमहल पहुंच गया। जैसे ही दरबानों ने हरे हरे पंखों वाला तोता देखा, वे हैरान रह गए। महाराज, मिल गया आपका तोता। मित्रों, यह खबर बिजली की तरह पूरे महल में फैल गई। राजा जैसे ही बाहर आए और उन्होंने तोते को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने खोया हुआ खजाना लौटा दिया हो। मेरा तोता कहते हुए राजा दौड़ते हुए उसके पास आए। तोता उसके कंधे पर जाकर बैठ गया और प्यार से बोला, महाराज, मैं वापस आ गया हूं, अब चिंता मत करो। मित्रों, यह देखकर राजा रो पड़े। उन्होंने तोते को सीने से लगा लिया और पूछा, कहां गए थे तुम? किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था? तोते ने धीरे धीरे सारी सच्चाई बता दी। कैसे रानियों ने उसे मारने की योजना बनाई थी, कैसे उसने मोरी से भागकर अपनी जान बचाई थी और कैसे वह बढ़ई की झोपड़ी में जाकर छिप गया था। मित्रों, यह सुनकर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने दहाड़ कर कहा, मेरी छाहों रानियों को तुरंत मेरे सामने लाया जाए। मित्रों, अब राजा तय कर चुका था कि जो मेरे प्रिय तोते को मारना चाहता है वह इस महल में रहने लायक नहीं है। दोस्तों, तोता राजा को मिल चुका था। रानियों की साजिश का सच सामने आ चुका था। राजा ने क्रोध में रानियों को महल से बाहर निकाल दिया और कहा, अब इस महल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मित्रों, महल में शांति तो थी, लेकिन राजा के मन में एक और सवाल जन्म लेने लगा था। तोता कहने लगा कि दुनिया में एक ऐसी राजकुमारी है महाराज, जो 7 समंदर पार 13 नदियों के उस पार रहती है और जिसकी सुंदरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एक शाम राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। तोता उनके कंधे पर आकर बैठ गया और बोला, महाराज, क्या आप जानते हैं वह राजकुमारी आपके लिए ही बनी है? मित्रों, यह सुनकर राजा चौंक गए। मेरे लिए क्या वह सच में मौजूद है? तोता मुस्कुराया और बोला, हाँ महाराज, मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। वह राजकुमारी बेहद सुंदर, बुद्धिमान और निर्मल हृदय वाली है और वह भी आपकी तरह अपने जीवन साथी के इंतजार में बैठी है। बस उसे अभी यह पता नहीं है कि उसकी किस्मत में आप लिखे हैं। राजा के मन में उत्सुकता बढ़ने लगी। तो मैं उसे कैसे पा सकता हूं? वह तो 7 समंदर पार 13 नदियों के पार है। तब तोता बोला, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां पहुंचा सकता हूं। बस आपको एक विशेष घोड़ा चाहिए, पक्षीराज घोड़ा, यानी उड़ने वाला घोड़ा।
राजा ने आश्चर्य से पूछा, उड़ने वाला घोड़ा क्या वो सच में होता है? तोता बोला, हाँ, होता है। वह आपके अस्तबल में ही है, बस आपको उसका असली रूप पहचानना होगा। राजा तुरंत तोते को लेकर अस्तबल में पहुंचे। वहां हजारों घोड़े बंधे थे, लंबे, तगड़े, चमकदार और मजबूत शरीर वाले। लेकिन तोते की आंखें उन पर नहीं ठहर रही थीं। अचानक तोते ने एक कोने में खड़े दुबले पतले साधारण और बदसूरत से दिखने वाले घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही है आपका असली पक्षीराज मित्रों। यह सुनकर राजा चौंक गए। यह तो एक कमजोर सा घोड़ा है। तोता धीरे से बोला, महाराज, असली ताकत हमेशा दिखाई नहीं देती। ये घोड़ा जन्म से उड़ान भर सकता है, बस इसे 6 महीने तक अच्छा दाना, अच्छी घास और पूरी देखभाल चाहिए, तभी इसका असली रूप सामने आएगा। राजा ने एक पल की भी देर नहीं की। उन्होंने उस घोड़े को अलग अस्तबल में रखवा दिया। हर दिन राजा स्वयं जाकर देखते थे कि घोड़े को अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर हफ्ते घोड़ा बदलने लगा। उसका शरीर मजबूत होता चला गया, छाती चौड़ी होने लगी और पंखों की तरह हल्के हल्के लंबे बाल उगने लगे। 6 महीने पूरे होते होते वह थका हारा घोड़ा नहीं रहा, बल्कि एक शानदार चमकता हुआ जंगी घोड़ा बन चुका था, जिसकी आंखों में चमक थी और जिसके कदमों में बिजली जैसी फुर्ती। तोते ने उसे देखकर कहा, महाराज, अब यह घोड़ा तैयार है, हम उड़ान भर सकते हैं। लेकिन तोते ने एक और जरूरी निर्देश दिया, एक बात याद रखना महाराज, जब आप घोड़े को चाबुक लगाएंगे तो उसे सिर्फ एक बार हल्के से छूना है। अगर आपने 2 बार चाबुक मार दिया तो ध्यान रखना, हम बीच रास्ते में ही गिर जाएंगे और हम पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। यह सुनकर राजा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद तोते ने राजा को एक और चीज तैयार करने को कहा। तोते ने बताया कि हमें चांदी के खेस चाहिए, यानी छोटे छोटे चमकदार चांदी के टुकड़े जो किसी भी राजकुमारी का ध्यान खींच सकते हैं। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सुनारों को बुलाया और आदेश दिया, दिन रात काम करो और जल्द से जल्द हजारों चांदी के खेस तैयार करो। मित्रों, कुछ ही दिनों में थैलों के थैले भरकर चांदी के खेस तैयार हो गए। अब यात्रा के लिए सब कुछ तय हो चुका था। राजा ने उड़ने वाले घोड़े पर काठी कसवाई। तोता राजा के कंधे पर बैठ गया। पक्षीराज घोड़ा हवा में उड़ने के लिए पंखों जैसी ताकत से तैयार खड़ा था। तोते ने कहा, महाराज, अब समय आ गया है उस राजकुमारी तक पहुंचने का जो केवल आपकी है। राजा ने गहरी सांस ली और हल्के से चाबुक घोड़े को छुआ दिया और तभी वह घोड़ा बिजली की गति से हवा में उड़ बैठा। राजा और तोता बादलों के ऊपर उड़ने लगे। नदियों, पहाड़ों और समंदर को पार करते हुए वे एक नई किस्मत, एक नए सफर की ओर बढ़ चले। पक्षीराज घोड़ा बादलों के ऊपर हवा की तरह उड़ रहा था। राजा के चेहरे पर उत्साह और आश्चर्य था, क्योंकि पहली बार वह आसमान में उड़ रहा था। तोता राजा के कंधे पर बैठा हर दिशा पर नजर बनाए हुए था, जैसे वह एक अनुभवी मार्गदर्शक हो। नीचे धरती छोटी होती जा रही थी। नदियां सफेद रेखाओं की तरह दिख रही थीं, पहाड़ बिंदुओं जैसे लग रहे थे और समंदर दूर चमकते हुए नीले शीशे की तरह दिखाई दे रहे थे। तोते ने धीरे से कहा, महाराज, हम सही दिशा में जा रहे हैं। 7 समंदर और 13 नदियां अब पार होने ही वाली हैं। मित्रों, यह सुनकर राजा भावुक होकर बोला, तोता, अगर तुम ना होते तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, घोड़ा और ऊपर उड़ता चला गया और आसमान में उड़ते उड़ते उन्हें कई दिन लग गए। अंत में दूर क्षितिज पर एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया, सोने की छत वाला और ऊंचे सफेद खंभों से सजा हुआ। तोते ने राजा की बांह थपथपाई और कहा, महाराज, बस थोड़ी ही दूरी पर राजकुमारी का महल है। यह देखकर राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में मैं उससे मिलने वाला हूं? तोता बोला, हाँ, लेकिन योजना के अनुसार पहले हमें उस बड़े पेड़ के पास उतरना होगा। राजा ने धीरे से चाबुक उठाया और घोड़े को हल्के से छुआ दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा तोते ने बताया था। घोड़ा हवा में घूमते हुए महल के सामने वाले विशाल वृक्ष की ओर नीचे आने लगा। लेकिन तभी राजा के मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठी कि वह जल्दी से जल्दी राजकुमारी को देखना चाहता है। उत्साह में उसे ध्यान नहीं रहा और उसने चाबुक को थोड़ा और छुआ दिया। दूसरी बार चाबुक घोड़े को लगते ही तोते की आंखें डर से फैल गईं। वह चीख पड़ा, महाराज, मैंने कहा था घोड़े को 2 बार चाबुक नहीं मारना, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घोड़ा अचानक रुक गया और ठीक वैसा ही हुआ जैसा तोते ने कहा था। पक्षीराज ने अपनी शक्ति खो दी। उसके पंखों जैसी ताकत मानो समाप्त हो गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगा।
सीधे एक घने जंगल की ओर। राजा संभल नहीं पाया। घोड़ा, राजा और तोता तीनों जोर से जमीन पर आकर गिर पड़े। राजा का सिर चकरा गया और घोड़ा थक कर जमीन पर बैठ गया। अब वह उड़ नहीं सकता था। तोता दुखी स्वर में बोला, महाराज, मैंने बताया था, एक चाबुक से ज्यादा नहीं। अब हम क्या करें? हम तो फंस गए हैं। राजा का चेहरा उतर गया। वह बोला, मुझसे गलती हो गई। तोता, अब क्या होगा? तोता बोला, हम कोशिश करेंगे, आप घबराइए मत मित्रों। उन्होंने वहीं जंगल में रात बिताई। अगली सुबह जब वो कुछ फल खाकर आगे बढ़ने वाले थे, तभी अचानक जंगल में शोर मच गया। घोड़ों की टापों की आवाज, ढोल जैसी धमकती हुई गूंज। एक राजा शिकार पर आया था। उसकी नजर अचानक उसी सुंदर युवती पर पड़ी, यानी उसी राजकुमारी पर। वह पागल सा हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को इशारा किया और कहा, उस सुंदर राजकुमारी को पकड़ लो। राजा ने राजकुमारी को ऊपर से नीचे तक देखा और तुरंत उसे अपने साथ ले जाने का आदेश दे दिया। इधर तोता और वह राजा जिसने इतनी दूर की यात्रा की थी, यह देखकर रोने लगा। अरे उसे मत ले जाओ, वह मेरी है। मैंने उसके लिए 7 समंदर और 13 नदियां पार की हैं। लेकिन उस जंगल के राजा को कौन रोक सकता था? उसने घमंड से कहा, अब यह मेरी है, और राजकुमारी को अपने सैनिकों के साथ ले जाकर जंगल से बाहर निकल गया। जाते जाते वह उस राजा के पास आया और बिना दया के 2 तीर निकाले और राजा की दोनों आंखें फोड़ दी। राजा दर्द से चीख उठा, मेरी आंखें! तोता डर से कांप गया। वह राजा को सहारा देते हुए बोला, धैर्य रखिए महाराज, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको बचाऊंगा। मित्रों, राजा पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उनकी दुनिया में चारों ओर अंधेरा छा गया था। पक्षीराज घोड़ा भी अपनी उड़ने की शक्ति खो चुका था। चारों ओर सिर्फ जंगल, जंगली जानवर और खामोशी थी। अब राजा, राजकुमारी और उड़ने वाला घोड़ा तीनों अपने अपने संकटों में फंस चुके थे और उन्हें बचाने वाला सिर्फ एक ही था, एक छोटा सा तोता। दोस्तों, जंगल में राजा अंधे पड़े थे। उनकी दुनिया अंधेरे से भर चुकी थी। राजकुमारी उनसे दूर कैद में जा चुकी थी। पक्षीराज घोड़ा अपनी ताकत खोकर जमीन पर बैठा था। चारों ओर सिर्फ पेड़ पत्तों और जंगली जानवरों की आवाजें थीं। इस कठिन समय में राजा के साथ सिर्फ एक ही साथी था और वह था तोता। तोते ने राजा को सहारा देते हुए कहा, महाराज, हिम्मत मत हारिए। जंगल जितना कठिन दिखता है उतना है नहीं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए भोजन ढूंढूंगा और मैं वादा करता हूं आपकी आंखें जरूर ठीक होंगी। राजकुमारी भी मिलेगी और हम अपना राज्य भी वापस लौटेंगे। मित्रों, यह सुनकर राजा रो पड़ा। वह बोला, तोता, अगर तुम ना होते तो आज मैं मर ही जाता। तब तोता बोला, महाराज, जब तक मैं जिंदा हूं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मित्रों, उधर राजकुमारी को पकड़कर जंगल का राजा अपने महल ले गया और उसे कैद कर लिया। उसने राजकुमारी को एक सुंदर महलनुमा घर तो दिया, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी रखी। पर राजकुमारी भी कम समझदार नहीं थी। उसे पता था कि वह अपनी दुनिया से बहुत दूर है, लेकिन वह जानती थी कि एक दिन वही राजा उसे लेने आएगा जिसने 7 समंदर और 13 नदियां पार की हैं। राजकुमारी ने एक योजना बनाई। उसने अपने महल की छत पर चावल, गेहूं, दालें और मिठाइयां रखवाईं। हर सुबह हजारों पक्षी उसकी छत पर आने लगे। राजकुमारी हर पक्षी के बीच उस छोटे तोते को ढूंढती रहती थी। वह समझ गई थी कि वही तोता एक दिन उसे बचाएगा। इधर दोस्तों, जंगल के पक्षी रोज तोते से कहते थे, मित्र, हमारी रानी बहुत दयालु है। यहाँ की रानी रोज हमें दाना खिलाती है। तुम भी चलो हमारे साथ, तुम्हें भी अच्छा भोजन मिलेगा। मित्रों, तोता समझ गया कि छत पर दाना बांटने वाली वही राजकुमारी हो सकती है। एक सुबह तोता राजा को एक बड़े पेड़ की छाया में बैठाकर बोला, महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं, लेकिन लौटकर जरूर आऊंगा। राजा ने कहा, तोता, मुझे अकेला मत छोड़ना। तोते ने प्यार से कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपके लिए रोशनी लेकर लौटूंगा। वह तेजी से उड़कर उस दूर महल में पहुंच गया जहां राजकुमारी कैद थी। राजकुमारी ने तोते को देखा तो खुशी से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, तोता राजा कैसे हैं और वे कहाँ हैं? तोते ने पूरी कहानी सुना दी। राजा जंगल में हैं, अंधे हो गए हैं, लेकिन मैं उनका इलाज कर सकता हूं। राजकुमारी घबरा गई और बोली, कैसे? तोते ने समझाया, राजकुमारी, आपके महल के सामने वाले बड़े पेड़ पर विहंगम पक्षी रहते हैं। उनके बच्चों की ताजा बीट अगर किसी इंसान की अंधी आंखों में लगाई जाए तो उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। राजकुमारी बोली, तो फिर देर किस बात की? तोता बोला, लेकिन वह बीट सिर्फ सुबह सुबह मिलती है
और उसे लाना बेहद कठिन है। फिर भी तोता बहादुरी से जुट गया। उसने रात का इंतजार किया। सुबह होते ही वह महल के सामने वाले पेड़ के नीचे जाकर एक पत्ता फैलाकर बैठ गया। धीरे धीरे विहंगम पक्षियों के बच्चों की ताजा बीट उस पत्ते पर गिरने लगी। तोते ने उसे सावधानी से इकट्ठा किया और तेज उड़ान भरकर वापस जंगल की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद तोता वह पत्ता लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा चिंतित होकर बोले, क्या यह वही है जिसकी मुझे जरूरत थी? तोता बोला, हाँ महाराज। उसने धीरे से वह औषधि राजा की आंखों पर लगाई। कुछ ही क्षणों में राजा की सूजी हुई आंखें ठंडी होने लगी, जलन कम होने लगी और अचानक एक किरण उनके सामने चमकी। एकदम से राजा चिल्ला उठे, तोता अब मुझे दिखाई दे रहा है, मैं फिर से देख सकता हूं। तोता खुशी से उड़कर राजा के कंधे पर बैठ गया और बोला, मैंने कहा था ना, हम जरूर जीतेंगे। मित्रों, उधर राजकुमारी ने पकड़े गए घोड़े को 6 महीने तक सबसे अच्छा दाना खिलाया था। अब वह घोड़ा फिर से मजबूत हो चुका था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी और अब वह दोबारा उड़ने के लिए तैयार था। राजकुमारी रात के अंधेरे में महल से निकली। पक्षीराज घोड़े पर बैठी और तोते के बताए जंगल की दिशा में उड़ चली। वहां उसे राजा और तोता दोनों मिल जाते हैं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तोते ने कहा, अब हम अपने राज्य वापस चलेंगे। पक्षीराज घोड़ा पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। राजा, राजकुमारी और तोता तीनों उस पर बैठकर आकाश में उड़ गए। बादलों को चीरते हुए नदियां, पहाड़ और समंदर पार करते हुए वे अपने राज्य लौट आए। राज्य के लोग उन्हें देखकर खुशियों से झूम उठे। चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे, फूल बरसाए गए। राजा और राजकुमारी का विवाह बड़े ही भव्य रूप से संपन्न हुआ। दोनों ने लंबी आयु पाई, सुख से जीवन जिया और तोता हमेशा उनके साथ रहा। वह राजा का सबसे बड़ा मित्र, राजकुमारी का मार्गदर्शक और पूरे राज्य का रक्षक बन गया। हर रात राजा और रानी सोने से पहले तोते से कहानियां सुनते थे, देवताओं के नाम सुनते थे और उसका आभार मानते थे। दर्शक मित्रों, एक दिन राजा और रानी ने तोते से कहा, लोक कल्याण के लिए हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। हे हमारे प्रिय तोते, तुम बहुत ज्ञानी हो और तुम्हारी वजह से ही आज हम जीवित हैं। हमें बताओ, वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें घर से निकाल देना चाहिए, जिनके निकलते ही आदमी पीढ़ियों तक अमीर रहता है, ना कभी गरीबी देखता है और ना ही मुसीबत में पड़ता है। तब तोता राजा को उनके प्रश्न का विस्तार से उत्तर देता है। ध्यान से सुनिए महाराज, ये 3 चीजें घर से तुरंत निकाल देनी चाहिए। इनके हटते ही घर में बरकत, खुशहाली और समृद्धि आ जाती है। पहली चीज है घर में पड़ा हुआ कचरा, टूटी फूटी चीजें और गैर जरूरी सामान। कहते हैं कि घर में जमी हुई पुरानी धूल और कचरा रुके हुए धन की ऊर्जा को भी रोक देता है। जिस घर में टूटी बाल्टियां, खराब जूते, बेकार कपड़े, टूटे बर्तन और महीनों से पड़ा अनावश्यक सामान होता है, वहां 3 बड़े नुकसान होते हैं। घर की सकारात्मक ऊर्जा बंद हो जाती है, बरकत रुक जाती है और कमाई से ज्यादा खर्च शुरू हो जाता है। कहते हैं टूटा घर, टूटी किस्मत। जब आप घर को साफ और हल्का करते हैं तो धन की राह अपने आप खुल जाती है। दूसरी चीज है घर में मौजूद नकारात्मक विचार, गुस्सा और कड़वाहट। यह दिखती नहीं लेकिन बर्बादी की जड़ होती है। जिस घर में रोज झगड़े होते हैं, कटु बातें होती हैं, लोग चिल्लाते हैं, अपमान करते हैं और एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, वहां चाहे कितना भी पैसा आ जाए वह टिकता नहीं है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा धन की सबसे बड़ी शत्रु होती है। धन तब आता है जब घर में शांति, प्रेम, आपसी सम्मान और सकारात्मक सोच होती है। यह मानसिक सफाई घर का कचरा साफ करने से भी ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज है घर में आलस, टाल मटोल और शाम तक सोने की आदत। इसे भी घर से तुरंत निकाल देना चाहिए। यह वह अदृश्य आदत है जो मनुष्य को पीढ़ियों तक गरीब बनाए रखती है, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह देर तक सोता है उसके हाथ से अवसर निकल जाते हैं। जो काम को टालता रहता है उसके जीवन में उन्नति नहीं आती। आलस घर की लक्ष्मी को बाहर धकेल देता है। माता लक्ष्मी सुबह जल्दी उठने वालों के द्वार पर आती हैं। जो परिवार ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय जागता है, मेहनत से नहीं डरता, सही समय पर निर्णय लेता है और माता पिता व बड़ों का सम्मान करता है, उसके घर में तेज उन्नति और लगातार बरकत होती है। इसलिए एक बार फिर इन 3 बातों को ध्यान से सुनिए। कचरा और टूटा हुआ सामान धन की ऊर्जा को रोकता है। नकारात्मकता, गुस्सा और झगड़ा घर की शांति नष्ट करते हैं और आलस और टालमटोल अवसर छीन लेते हैं
जिससे कमाई रुक जाती है। दोस्तों, कई बार गरीबी धन की कमी से नहीं, बल्कि घर के अंदर पड़े अदृश्य बोझों से आती है। जब हम इन 3 चीजों को अपने घर से निकाल देते हैं, तो घर हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है, अवसर अपने आप मिलने लगते हैं और धन टिकने लगता है। इसीलिए कहा जाता है, घर की सफाई ही किस्मत की सफाई है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब आपको समझ आ गया होगा कि मनुष्य के जीवन में किन कारणों से गरीबी आती है और किन कारणों से वह अमीर बनता है। मित्रों, अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।